हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। पिछले सारे क्वेश्चंस कर लिए, अभी तक का सारा सेशन पढ़ लिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा चुका हूँ सिमिलैरिटी पे। लास्ट मैंने आपको सिमिलैरिटी पे जब सेंट्रॉइड की बात करते हैं, केंद्रक की और मिड पॉइंट थ्योरम को, तो उनको मिला के यदि कैसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो भी मैंने आपको करा दिए थे। वो भी मैंने ये समझाया था आपको, बहुत सारे ये रिलेशंस कुछ बने थे और मिड पॉइंट को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस भी हमने कराए थे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन एक किया था, ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, एग्जाम के ही क्वेश्चन है और मिड पॉइंट थ्योरम पे एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को पहले ट्राई कर सकते हो। तो कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई। आपको बोला गया कि एक त्रिभुज में ए बी और बी सी के ए सी के मध्य बिंदु जो है वो क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि बी सी प्लस एक्स वाई ये है, बी सी माइनस एक्स वाई ये बताना है। अब देखो, आपको यदि मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है ना, तो आप ओरली कर सकते हो कि 3 बराबर 12 है, 1 बराबर 4 होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे? आपको मैंने ये पढ़ाया है कि यदि कोई ट्राइंगल ए बी सी है, किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो ए बी का मिड पॉइंट एक्स है और इसका मिड पॉइंट वाई है, यदि मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा का आधा होता है। तो एक्स वाई जो है वो बी सी का हाफ होगा। मतलब बी सी यदि 2 है तो एक्स वाई क्या होगा, 1 होगा। बी सी यदि 2 है तो एक्स वाई क्या होगा, 1 होगा। अब बी सी प्लस एक्स वाई, बी सी प्लस एक्स वाई हमें दिया हुआ है, तो बी सी और एक्स वाई को जोड़ो थोड़ा सा, कितना हो रहा है, 3। 3 की वैल्यू क्या है, 12। और बी सी माइनस एक्स वाई पूछा है, तो इनको घटाओ, कितना आएगा, 1। 1 की वैल्यू निकालनी है तो 4 हो जाएगी ना। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। मतलब जितना हम पढ़ चुके हैं, जिस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस करके, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड पी आर। तो आपको एक बोला गया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है, इस पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर का मिड पॉइंट है एस और टी। तो फिर वही मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है एस और टी है, और एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर हमें दिया हुआ है कितना है, 75 डिग्री। एंगल पी आर क्यू हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, और आपसे पूछा एंगल टी एस क्यू। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन आएगी वो तीसरे लाइन के पैरेलल होगी। मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो ये एंगल क्या हो गया हमारे करेस्पॉन्डिंग। तो ये एंगल यदि 40 है तो ये एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। कौन सा पूछा है, टी एस क्यू एंगल पूछा। टी एस क्यू मतलब ये वाला। तो ये वाला इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है ना, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, तो इसकी वैल्यू 75 प्लस 40 होगी, तो 115 आ जाएगा। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कुछ एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं, बाकी अच्छे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल पे हमें और पढ़ना रह जाता है। इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है। कह रहा है कि इस त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ आर दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी ए, ये मिड पॉइंट है। ए बी आपको दिया हुआ है कि 12 है, बी सी 20 है, सी ए 15 है। ठीक है, कह रहा है डी ई एफ हाफ ऑफ डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। मतलब डी ई को जब आप जोड़ोगे तो ये मिड पॉइंट है, तो हमें पता है कि डी ई की वैल्यू जो होगी, डी ई की वैल्यू ए सी का हाफ मतलब 15/2 होगी। ई एफ को मैं जब जोड़ूंगा तो ये ए बी का हाफ तो 12/2 होगी, और डी एफ को जब मैं जोड़ूंगा तो ये इसका हाफ तो 20/2 होगी। क्या होगी, 20/2 होगी। और आपसे बोला है कि डी ई एफ और डी एफ जो आएगा ना, उसका फिर से हाफ कर देना है। तो आप यदि देखो इन सबको जोड़ लो, इन सब का हाफ करना है, तो आप सबको जोड़ लो। तो 15 और 12 को जोड़ो और 20 को जोड़ो, बात समझ रहे हैं। तो 15 और 12 को जोड़ रहे होंगे तो 27 और 20 47। मतलब डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ जो आएगा वो 47 का हाफ आएगा। ये हमारा डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ आ गया।
और इसका हाफ बताना है। ये ध्यान रखना, इसका हाफ मतलब इसको 4 से भाग करना होगा, ठीक है। यदि आप इसको केवल 2 से करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन उसने जानबूझ के इसीलिए दिया है कि बच्चे क्या करेंगे कि ये हाफ नहीं देखेंगे, उसने एक एक्स्ट्रा हाफ लिख दिया, एक्स्ट्रा हाफ लिख दिया है, ठीक है। तो ये जानबूझ के उसने ये ऑप्शन दिया, ये गलत है। तो यहाँ पे इसका हाफ का हाफ, तो 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 11 आएगा, 11.75। ये ऑप्शन आपका बी हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन बी हो गया। तो उसने जानबूझ के पहले ऑप्शन में 23.5 लिखा कि स्टूडेंट क्या करेंगे कि सभी का हाफ ले लेंगे और ऐड करके हाफ कर देंगे। वो एक हाफ उसने पहले एक्स्ट्रा लिखा था, अपने मन से उसने 1/2 लिखा, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो आपको इन सबके योगफल का हाफ पूछ रहा था, तो आपने सबको जोड़ा, तो सबको जोड़ोगे तो वो 47/2 आएगा। और फिर उसका हाफ करना है, तो 47/2 का हाफ करोगे तो 47/4, 47/4, 11.75 होगा। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तो एकदम सिंपल से हो गए थे सारे। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में BC 24 है, ठीक है। त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है कि BC जो है 24 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 है, AD BC पर लंब है, तो BD के मध्य बिंदु और AC के मध्य बिंदु के बीच की दूरी, मिड पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABC, ABC में BC 24 है, एरिया जो है ABC का 120 है और AD परपेंडिकुलर है BC के। तो देखो आप AD की लेंथ तो मुझे निकाल सकते हो, AD की लेंथ आप बता सकते हो। आपको पता है कि एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस आपको पता है कि कितना है 24, AD हाइट होगी और एरिया आपको दिया हुआ है 120, तो AD निकाल सकते हो। ये लिख के नहीं करना, ये वैसे ही सोच सकते थे, ये स्टेप बिल्कुल नहीं लिखना है। बात समझ रहे हैं? ये मन में होना चाहिए। ये बात समझो कि आप यदि इस लेवल पे पढ़ रहे हैं और आप इस स्टेप को लिख के कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा रह ही नहीं जाता आपके पढ़ने का। ये मन में हो जाना चाहिए था कि हमें दिख रहा है कि 24 में क्या मल्टीप्लाई करने से 120 आएगा, तो 24 का आधा करना है, 12 हो जाएगा, हाफ होता है, और ये 10 होना चाहिए, तो ये 10 आ गया आपका, AD 10 आ गया। आपको बोल रहा है कि BD और AC के, मतलब BD का यदि मिड पॉइंट A है और ये AC का मिड पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। ये हमसे पूछी कि BD और AC के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी, ठीक है। ये आपको दिया था। रेड डायग्राम जो बना है वो हमें गिवन है, ब्लैक हमसे पूछा है। देखो अब मैं केवल इतना करूं, मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूं और ये लाइन मैं खींच रहा हूं, ये BC के पैरेलल है। ये मैंने जो लाइन खींची ये BC के पैरेलल है। तो मुझे बताओ यदि ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट होगा। मतलब ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, ये दोनों क्या हो गए? मिड पॉइंट। यदि इसको मैं E दे दूं, इसको F दे दूं, तो EF मिड पॉइंट है और EF BC का आधा होगा। मतलब EF जो होगा वो मेरा 12 हो जाएगा, क्योंकि BC 24 है, EF BC का आधा होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ा। अब फिर से ध्यान से देखो, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया G, ठीक है, GF की लेंथ मुझे निकालनी है। यदि इन दोनों को जोड़ूं तो ध्यान से देखो, ये E मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है AB का, G मध्य बिंदु है BD का। मतलब ये जो ट्राइंगल आपका दिख रहा है ना, ABD ट्राइंगल, ABD ट्राइंगल में ये दो साइड का मिड पॉइंट है, तो ये पक्का है कि तीसरी साइड के पैरेलल होगा और तीसरा का हाफ भी होगा। मतलब ये जो होगा ये 10 का आधा, तो ये कितना होगा? 5, ये 5 होगा। अब ध्यान से देखो, आपको निकालना ये था, ये निकालना है, ये आपको निकालना है। ये आपके पास कितना है? 5 है। ये आपके पास कितना है? 12 है। 5 और 12 ट्रिपलेट लगा दो तो ये कितना आ जाएगा? 13। 5 12 ट्रिपलेट लगाना है तो वो 13 आ जा रहा होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, वो मिड पॉइंट आपको दिए थे, वो अल्टीट्यूड्स आपके पास मिल गया, वो सारी कहानी आपके पास क्लियर होगी। तो आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन भी समझ रहे होंगे।
पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 13 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 12 हैं 2 साइड, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ट्रिपलेट्स हमने लगा दिए। ठीक है, ये कहानी समझ आई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। अब थोड़ी सी हम कुछ राइट एंगल ट्राइंगल पे यदि क्वेश्चंस बनेंगे तो उन पे कुछ चीज़ें समझेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का कोण द्विभाजक भुजा बीसी को बिंदु डी पर काटता है। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ बीएसी कट द साइड बीसी एट डी एंड मेट द सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट ई पर काटती है, और त्रिभुज एबीसी के, यहाँ त्रिभुज लिखना है, हाँ, एबीसी के परिवृत्त को बिंदु ई पर मिलता है। यदि एसी एडी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो आपको 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एक तो ए बी की लेंथ पूछ लेता है, और या तो फिर एक ये रिलेशन पूछा गया। दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो मैंने दोनों एक साथ लिखे। ये 2 क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, सेम ये डायग्राम देके, सेम कंडीशन देके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन हमने एक साथ ही लिख लिया, एक ही चीज पे एक ही कंडीशन देके, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देता है जो गिवन है। एबीसी आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, कह रहा है कि एबीसी जो है वो एक त्रिभुज है, तो हमने एबीसी एक त्रिभुज बनाया। एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें जो बीएसी का कोण द्विभाजक है, बीएसी का कोण द्विभाजक है ना, जो बीसी को डी पर और परिवृत्त इस तरीके से कुछ जाता है, परिवृत्त को ई पर काटता है। परिवृत्त को कहाँ काटता है, ई पर काटता है। ये आपको दिया हुआ है। AC आपको दिया हुआ है कि 4 है, AD आपको दिया हुआ है कि 5 है, DE आपको दिया हुआ है कि 3 है, और AB आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ यदि ध्यान से देखो, यदि मैं E और C को ज्वाइन कर दूं तो 2 ट्राइंगल बन गए। कौन सा, ABC और AEC, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ABC और AEC। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। ये कोण भाजक है, क्वेश्चन में दिया था दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लिए कि अल्फा और अल्फा हैं। ये वाले जो एंगल है ना, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर्किल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सर्किल में थोड़ा बहुत पहले भी हमने ये चीज डिस्कस की है। आपको पता है कि यदि ये त्रिभुज है, आपको ये पता है कि यदि ये त्रिभुज है तो जो परिवृत्त पर कोण बनता है, सरकम सेंटर पे जो एंगल बनता है, वो पीछे वाले का डबल होता है। मतलब यदि ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ये 2 थीटा होगा, ये आपने पढ़ा है। अब यदि मान लो ये ट्राइंगल मैं यहां बना दूं, तब भी ये जो सर्किल है ये सरकम सर्किल ही होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल की तीनों साइड से जा रहा है। तो सेंटर पे बना एंगल पीछे वाले का डबल होगा, तो ये थीटा होगा। तो अब देखो ये दोनों एंगल क्या आ गया, इक्वल। तो सर्किल प्रॉपर्टी होती है कि जो एक ही सेगमेंट में, मतलब किन्हीं 2 बिंदुओं में ले लो और एक तरफ जितने भी एंगल बनाओगे ना, ये एंगल इक्वल होते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये जो एक बिंदु पॉइंट है आपका A और एक पॉइंट है आपका C, ये AC आर्क है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम बिल्कुल डिटेल में सर्किल पढ़ेंगे जैसा ये पढ़ा है। तो ये दोनों ही एंगल A से बन रहे हैं। ये भी देखो A और C से बन रहा है, ये भी A और C से ही बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। मान लो ये बीटा है तो ये भी क्या हो गया, बीटा हो गया। अब इस ट्राइंगल का बचा तीसरा एंगल ये, और इस ट्राइंगल का बचा तीसरा एंगल ये। तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, और तीनों एंगल यदि इक्वल हैं तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ट्राइंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब आप समरूपता लगाओगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो समरूपता लगा लेते हैं। आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी इस एंगल के सामने है, ठीक है। तो ए बी आपने लिखा, तो इस एंगल के सामने यहां पे क्या लिखा जाएगा, ए ई, ठीक है। आपको क्या निकालना था, ए बी, तो यहां लिखा जाएगा ए। और दूसरा ये देखो, इसकी कौन सी साइड पता है, तो इसकी साइड ये वाली पता है, बीटा के सामने। तो यहां बीटा के सामने क्या लिखा जाएगा, ये। मतलब बीटा के सामने क्या लिखोगे, ए डी,
और अपॉन में क्या लिखोगे ए सी। अब वैल्यू रख दो, ए बी तो निकालना है, ए ई कितना हो जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा। ए ई की वैल्यू यदि देखो तो ए डी प्लस डी ई होगी, ए डी भी दे रखा है डी ई भी दे रखा है, तो 5 और 3 कितना होगा 8। ए डी की वैल्यू कितनी है 5 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 दूनी 10, तो ए बी जो आ रहा होगा वो 10 आएगा, तो ए बी 10 आ गया। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन पूछे, एक तो साइड पूछी है ए बी की, तो ए बी कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। एक और क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा है, तो उस एक क्वेश्चन को हम और समझ लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है ए बी अपॉन ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए बी। तो देखो आप यदि सिमिलरिटी लगा रहे हैं, आपने लिखा ए बी अपॉन ए, ये लिखा है ए बी अपॉन ए, इक्वल लिखा है ए डी अपॉन ए सी। जो ये लिखा है यही चीज है, मैंने बोला एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, या तो ये वैल्यू पूछी है हमेशा या ये पूछा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू ए सी आ जाएगा, इक्वल आएगा ए डी इंटू ए आएगा। तो ए बी इंटू ए सी तो मिल गया। मुझे ये बताओ, यदि मैं ए डी की जगह ए ई माइनस ए डी लिख दूं, ए डी की जगह मैं ए ई माइनस ई डी लिख सकता हूं, इंटू ए ई है, तो ये ए ई स्क्वायर हो जाएगा, ये ए ई माइनस का साइन है यहाँ, हाँ ए ई इंटू ई डी होगा, यहाँ पे ए बी इंटू ए सी था। अब जब आप इस ए ई इंटू ए डी को इस तरफ लाओगे तो आप देखो ध्यान से, ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू ए डी बराबर ए ई स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो ये दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आएगा, इसमें ऑप्शन ऐसे ही दिए होंगे आपको, इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बराबर में ए ई स्क्वायर के। ठीक है, ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए ई बराबर में ए ई स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो इस पे ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, सेम वही चलता रहता है, और क्वेश्चन आपका ये फॉर्मेट बनेगा। आई थिंक समझ पाए होंगे, क्लियर होगा सभी को। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अभी हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो पहले मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, आप उसको समझिएगा। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं, उनको ध्यान से समझना। हाँ, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने राइट एंगल वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, मैंने ये परपेंडिकुलर खींचा है अपने मन से, बी डी लंब है ए सी पर। तो यहां ध्यान से यदि देखो तो यहां 3 ट्राइंगल बनेंगे और तीनों ही सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एक ध्यान से समझते हैं। मान लो ये वाला आपका एंगल कितना है 90, मान लो क्या ये तो 90 है ही, समकोण त्रिभुज है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये बचा कितना 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही बचेगा। इस वाले ट्राइंगल में देखो ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला मेरा थीटा हो जाना चाहिए, और ये मेरा क्या है 90 है। तो अब ध्यान से देखो, जो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, एक तो ट्राइंगल बन रहा है आपका ए बी सी, एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ए बी सी, एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ए बी डी, और एक ट्राइंगल बन रहा है आपका बी डी सी। ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इन तीनों ट्राइंगल में देखो सारे एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे ये 90 है। सी हमारा थीटा था और ये हमारा 90 माइनस थीटा है। तो देखो ये 90 माइनस थीटा है, और ये वाला बी हमारा थीटा होगा। यहाँ ये पूरा आपका 90 माइनस थीटा है, और यहाँ ये थीटा होगा। अब ध्यान से देखो, तीनों ही ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब सिमिलर होंगे तो फिर आप इनमें सिमिलरिटी लगा सकते हैं, और सिमिलरिटी लगाएंगे
कुछ एक अच्छे पर्टिकुलर रिलेशन यहाँ मिल जाते हैं जिन पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, तो हम एक एक करके उन रिलेशंस को समझते हैं। देखो आपको दिख रहा है कि जो ट्राइंगल ABC है ये दोनों छोटे ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। तो ट्राइंगल ABC को यदि मैं इसके साथ लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? ए जो एंगल इक्वल है मैं उसी सीक्वेंस में लिखूंगा। तो पहले ए लिखूंगा, बी में 90 है तो मैं यहाँ डी लिखूंगा, और यहाँ ABC में सी थीटा है, यहाँ ये है तो ये मैं ए लिखूंगा। मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर है ADB के। वैसे ही वो सिमिलर जो है वो इसके भी है। तो यहाँ पे पहले बी लिखा जाएगा और फिर डी लिखा जाएगा और सी लिखा जाएगा। आप देख लो इन तीनों ही ट्राइंगल के जो मैंने लिखे हैं उसी सीक्वेंस में इन तीनों ट्राइंगल के एंगल बराबर हैं। आप देख सकते हो। आप दूसरे को देख लो, दूसरे छोटे वाले ट्राइंगल में देखो ए का मान कितना है? 90 माइनस थीटा। इस छोटे वाले में देखो बी 90 माइनस थीटा है। इस छोटे वाले में देखो डी 90 है, यहाँ डी 90 है। इसमें देखो बी 90 माइनस थीटा, यहाँ बी थीटा है और यहाँ सी थीटा है। तो ये ट्राइंगल तीनों ही सिमिलर हैं और सही नाम लिखे हैं। तो एक एक करके हम इनके रेशियो को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने ट्राइंगल ABC के साथ और हमने ट्राइंगल ADB ले लिया, हमने ट्राइंगल ADB ले लिया, तो आपको पता है कि यदि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। मतलब AB अपॉन होगा AD के, BC अपॉन होगा DB के, AC अपॉन होगा AB के, ये होगा। ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो मैं यदि ध्यान से यूज करूं इन दोनों रेशियो को, इन दोनों रेशियो को मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखा, यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो AB स्क्वायर इक्वल AC इंटू AD आएगा। अब ये एक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होगा इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा वो समझो। हमारा डायग्राम ये बना था, ये परपेंडिकुलर था। बहुत अच्छे से सुनना मैं जो कह रहा हूं। आप देखो आपका रिलेशन आया है AB स्क्वायर इक्वल आया है AD इंटू AC। मतलब हमने A वर्टेक्स से जितने पॉइंट हैं उन सबकी दूरी को मल्टीप्लाई किया है। अभी हम जब दूसरे ट्राइंगल को लेंगे तो हमें मिलेगा CB स्क्वायर बराबर CD इंटू CA। हमें एक रिलेशन ये मिलेगा। अभी हम उसको भी निकालेंगे, CB स्क्वायर बराबर CD इंटू CA। और फिर हम एक और पॉइंट लेंगे तो एक बार रिलेशन हमें मिलेगा D से DA इंटू DC बराबर DB स्क्वायर। ये तीन रिलेशन मिलने वाले हैं। तो पहला रिलेशन तो ये मिल गया जब हमने ABC को ADB के साथ लिया। अब यदि हम ABC को BDC के साथ ले लें, यदि हम ABC को BDC के साथ ले लें तो आप देखो यहां से करेस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी, AB अपॉन क्या आएगा? BD, BC अपॉन क्या आएगा? DC, AC अपॉन क्या आएगा? BC। ठीक है, ये आ रहा होगा। तो यहां यदि आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, और आप इसको CB स्क्वायर बराबर CA इंटू CD लिख सकते हो। तो अभी ध्यान से देखो, ये सारे रिलेशन आपको C से मिले हैं। CB स्क्वायर बराबर CA इंटू CD आ गया, CB स्क्वायर बराबर CA इंटू CD आ गया। वैसे ही जब हम दोनों छोटे ट्राइंगल को लेंगे तो D से मिलेगा। तो तीसरा रिलेशन भी हम समझ लेते हैं। तीसरा क्या रिलेशन बनेगा? आप यदि दोनों छोटे ट्राइंगल के ले लो ADB और BDC, आप यदि ट्राइंगल ADB और BDC को ले लो, अब आप देखो इनमें करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? AD अपॉन BD बराबर DB अपॉन DC बराबर AB अपॉन BC, ये करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये BD और BD एक ही बात तो है। तो BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC, मतलब आप इसको चाहो तो DB स्क्वायर इक्वल DA इंटू DC लिख सकते हो। अब देखो ये D से रिलेशन मिल गया। ये थर्ड जो रिलेशन आया है, ये तीसरा जो रिलेशन आया है, ये तीसरा रिलेशन कहाँ से आया है? D से। DB स्क्वायर बराबर DA इंटू DC, DB स्क्वायर बराबर DA इंटू DC। तो ये तीन रिलेशन बन गए, तीनों अच्छे रिलेशन है। तीनों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
जब भी परपेंडिकुलर होगा ये रिलेशन बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और आप ध्यान रख लो, अभी आगे भी खैर अभी ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत पड़ेगी, मैं बस बता दे रहा हूं कि जब भी ये परपेंडिकुलर खींचा जाएगा ना, तो ये आपका ए बी बी डी की जो लेंथ होगी, बी डी की लेंथ होती है ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, इस परपेंडिकुलर की लेंथ, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो P इंटू बी अपॉन एच होगा। क्या होगा? हिंदी में लंब गुणित आधार बटे कर्ण होगी, लंब गुणित आधार बटे कर्ण। ये कैसे होगी? आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बी डी ऊंचाई का काम करेगा और ये आधार हो जाएगा, तो हो जाएगा बी डी इंटू एच। जो आप इन दोनों को बराबर करोगे तो ये कैंसिल हो गया, बी डी क्या आ गया? पी गुणित बी बटे एच। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब हम मेंसुरेशन वगैरह पढ़ेंगे ना तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। अभी भी हमें यूज होना है, आगे चल के कुछ क्वेश्चन में अभी भी यूज होगा, लेकिन मेंसुरेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन में इसका यूज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सिमिलरिटी पे ये 3 रिलेशन आ गए हमारे, और इन तीनों रिलेशन को आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला रिलेशन ये था, दूसरा रिलेशन ये है, तीसरा रिलेशन ये है। अब इन पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। तो यहाँ है क्या कि जैसे हमने समरूपता पढ़ी, समरूपता में हमें कोई 3 चीजें दी थी, चौथी पूछ ली रेशियो में, तो आप निकाल देते थे। यहाँ कोई 2 ही चीजें देगा। जैसे क्वेश्चन इस पे मैं करा देता हूँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी राइट एंगल है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी आपको दिया हुआ है कि समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। बीडी बोल रहा है कि लंब है एसी पर, बीडी लंब है एसी पर। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में एसी की वैल्यू 18 है, एसी मतलब ये पूरा आपको 18 दिया हुआ है, एडी आपको 6 दिया हुआ है, बीडी पूछा है। तो आप मुझे ये बताओ, ये वाला हिस्सा मेरा 12 हो जाएगा। अब पहला रिलेशन, पहला हमने क्या लिखा है? बी डी स्क्वायर, मतलब डी से डी ए इंटू डी सी लिखा है ना। क्या लिखा है? बी डी स्क्वायर बराबर डी ए इंटू डी सी। तो डी ए कितना है आपका? 6, डी सी कितना है? 12, तो कितना होगा? 72 हो जाएगा। तो बी डी की वैल्यू 72, तो यहाँ से बी डी क्या आएगा? रूट में 72, और उसको 6√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6√2 लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ पाए होंगे, उम्मीद है। आपने सीधे वो रिलेशन ध्यान से देखे हैं तो आप उनको कर पाओगे। और एक रिलेशन वो बहुत आसानी से है, एक तो ए पॉइंट से कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, सी बी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए, डी बी स्क्वायर बराबर डी ए इंटू डी सी। ये 3 पॉइंट है, 3 रिलेशन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बी डी कितना दिया हुआ है? 8, बी डी 8 दिया हुआ है, सी डी 10 दिया हुआ है, और आपसे ए डी पूछ रहा है। फिर से यही लगा दो, इस बार आपको बी डी की वैल्यू दी हुई है 8 है, ए डी पूछ रहा है, सी डी कितना है? 10 है। तो यहाँ से ए डी जो आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64/10, तो 6.4 आ रहा होगा। कितना आएगा? 6.4 आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा। इसमें देखते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम को फिर अलग अलग एक बार बना लेना, तीनों डायग्राम को, और तीनों क्वेश्चन को आप एक बार पहले खुद से ट्राई भी कर लेना। बड़ा आसान से क्वेश्चन है। AC आपको दिया हुआ है कि 9 है, ये पूरा 9 है। AB दिया हुआ है 7 है, AD पूछ रहा है। तो अब आपको पता है कि AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। AB कितना है? 7, AD AC कितना है? 9, तो AD कितना आ जाएगा? 49/9, ठीक है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब ये इतना क्वेश्चन इजी है यदि ध्यान से हम जो रिलेशन जब मैं समझा रहा था, आप उन रिलेशंस को ध्यान से करते हो, और ये क्वेश्चन एग्जाम का है, आप उन रिलेशंस को ध्यान से समझते हो ना। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो जो अच्छे से ध्यान से बैठ के समझते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बच्चे तुरंत, मतलब जब ये क्वेश्चन रिलेशन समझाने के बाद ये क्वेश्चन लिखवाऊँ तो तुरंत ही आंसर आ जाता है, ठीक है। बहुत आसान से है, सीधा सीधा वैल्यू आपको पुट करनी है, उसमें कुछ खास था नहीं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पे है। अब राइट एंगल ट्राइंगल पे ये तो आपको समझ आ गया। अब आप एक चीज ये समझो कि कभी भी यदि 2 समकोण त्रिभुज को एक सटा के रख दिया जाए, 2 समकोण त्रिभुज सटा के रखे हों, जैसे एक दूसरे से झुका के रखें, जैसे ये दोनों समकोण त्रिभुज, मान लो आप देख रहे हैं कि ए बी डी और एक बी डी सी, 2 समकोण त्रिभुज हैं ए बी डी बी डी सी, इनको हमने जोड़ के रख दिया।
और जहां जोड़ रहे हैं वहां 90 का कोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। ऐसा एक फिगर बार बार कॉमन सा आपको मिलेगा, एक ऐसा चित्र आपको कॉमन सा मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको करो आप एक बार, ट्राई करो, फिर बताओ आंसर क्या होगा, फिर कुछ हम अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा था ए बी सी इज राइट एंगल एट ए, तो आपको बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए पर समकोण है, ए बी सी, बी सी कहीं भी ले सकते हैं, और ए डी लंब है बी सी पर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ए बी कितना है 3 है, ए सी कितना है 4 है, और ए डी बी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यदि ये लंब है तो ये दो तरीके हैं, या तो आप ए डी निकालो और सी डी निकालो, या आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना ए डी सी, ये बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी का सिमिलर है। छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज समरूप हैं, और दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये मुझे पता है। मतलब मैं यदि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी के एरिया का रेशियो लिखूंगा तो करेस्पॉन्डिंग के बराबर होगा, तो आप करेस्पॉन्डिंग साइड निकाल दो। अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हुई 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये 5 आएगी। ए डी बी में हमें कौन सा निकालना है, ए डी बी। ए डी बी में आप देखो, आपको केवल एक ही साइड पता है 90 के सामने की, एक ही साइड पता है 90 के सामने की, कौन सी, ए बी। तो बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने क्या हो जाएगा, बी सी, ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर करोगे। अब वैल्यू रख दो, देखो ए बी सी का एरिया मैं निकाल सकता हूं, ए बी सी का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन में ए डी बी, बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 3 और ये कितनी है 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 6 अपॉन ए डी बी बराबर 9/16, कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई तो करना। ठीक है, बराबर कितना आ रहा होगा 9/16। उम्मीद है कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं हो रही होगी। वैल्यू देख लेना, हमने सही लिखी है, बीसी की वैल्यू लिखी है, सॉरी। ठीक है, हमें लिखना था ए बी सी और ए डी बी का, तो ए डी बी का निकालना है। तो ए डी बी में आपको ये पता है कि ये कितनी है 3 है, ए बी 3 थी, ए सी 4 थी। ठीक है, तो 90 के सामने कितनी है 3 है, तो यहाँ 90 के सामने कितनी लोगे 5 लोगे, तो 9/25 लिखोगे। कितना आएगा 9/25, और ए बी सी का एरिया कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, ए बी सी का एरिया 6 आ गया। यहाँ फिर ये ध्यान दो यार, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये रेशियो सही से लिखना है ना। हमने यहाँ ऊपर ए बी सी लिखा है, तो ऊपर ए बी सी की साइड मतलब बी सी लिखोगे, और नीचे ए बी डी की साइड तो ए बी लिखोगे, ये होगा। ठीक है, ये नहीं लिखांगे। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसको, बी सी ऊपर आएगा, ए बी नीचे आएगा। तो बी सी की वैल्यू जो है, बी सी की वैल्यू कितनी है 5 है, और ए बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 25/9 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 54/25, 54/25 एडीबी का एरिया हो गया। ठीक है, एडीबी का एरिया कितना आएगा 54/25, तो वो रेशियो सही लिखना है, उसमें गलती नहीं करना। क्लियर, तो ये सारी चीजें हो गई ये राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो अब लगभग आप देखो तो सिमिलरिटी आपकी कंप्लीट होगी। कुछ हमें राइट एंगल से रिलेटेड कुछ और 2-3 क्वेश्चन अच्छे से कराने, ये 2 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन को हम कर लेते हैं और फिर आपकी सिमिलरिटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चंस करेंगे। सर्वांग समता पे उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इस पे हमने करीब आप देखो तो 50 और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं, 51 तो यही हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं। मतलब सिमिलरिटी पे अप्रोक्सीमेट मैंने आपको 60-65 क्वेश्चन करा दिए सिमिलरिटी पे। कॉन्ग्रुएंसी पे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन फिर भी लगभग 10 to 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन हम कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता पर भी पढ़ेंगे। फिर हमारा ट्राइंगल कंप्लीट होगा और फिर हम सर्किल स्टार्ट करेंगे। तो ट्राइंगल आप देखो लगभग ट्राइंगल हमारा 20 आवर्स हो गया, 20 घंटे ना त्रिभुज हमने पढ़ लिया।
और फिर सर्किल पढ़ना है, क्वाड्रेटिकल पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं आराम से चीज़ें, ठीक है, पढ़ते जाइए बस आप साथ में। तो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर गिवन। दिए गए चित्र में 2 वर्ग हैं जिनकी भुजाएं 8 और 20 हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये आपको बताना था। ये कन्फर्म है, ये दोनों स्क्वायर हैं, ठीक है, मतलब ये 8 है और ये क्या है 20 है। आपको मतलब ये वाला हिस्सा मेरा 8 होगा और ये वाला हिस्सा मेरा 20 होगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। आपको ये बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखो आपको सिमिलैरिटी लगानी होगी, मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना है 90 है और ये वाला एंगल भी कितना है 90 है। तो ये दो ट्राइंगल हो गए, दो त्रिभुज हो गए जिनके 90 कोण हैं, दो त्रिभुज हो गए जिनके 90 कोण हैं। ये क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो तीसरा एंगल ये बचेगा, ये इक्वल हो गया। बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे इक्वल होंगे। हमें एरिया चाहिए है, तो एरिया के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एरिया के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। और आप यदि देखो तो बड़े वाले जो बड़ा ट्राइंगल है ना आपका, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए बी सी का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं। एबीसी का एरिया निकाला जा सकता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये 20 मुझे पता है, ये 20 है और ये 8 है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा 28 और ऊंचाई क्या हो जाएगी 20, तो इसका एरिया तो 280 मिल गया। अब मुझे चाहिए ये छोटे वाले का, मान लो ये P है और ये Q है। तो आपको पता है कि ABC का एरिया मतलब 280 अपॉन APQ का एरिया करस्पॉन्डिंग के स्क्वायर के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग का स्क्वायर लिख दो, तो ABC की करस्पॉन्डिंग देखो तो आपको कौन सी साइड पता है, बस ये ध्यान रखो। तो आपको इस एंगल के सामने छोटे वाले ट्राइंगल की साइड पता है कि कितनी है 8 है, और इसके सामने बड़े वाले ट्राइंगल की पता है कि कितनी है 28 है। ये ध्यान रखो कि किसकी वैल्यू आपको पता है, तो आपको जिसकी वैल्यू नॉलेज है आप उसी की लिखोगे। तो ऊपर बड़े वाले की लिखनी है तो क्या लिखोगे 28, नीचे छोटे वाले की लिखनी है तो क्या लिखोगे 8, और इसका क्या कर रहे होंगे आप स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है 7 बार और ये 2 बार, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49/4, ठीक है। तो APQ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 280 गुणित 4/49, 7 से डिवाइड हो रहा है कर लेना, तो 160/7 आना चाहिए, 160/7 कितना आएगा 160/7। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमने वही रिलेशन लगाया और कुछ नहीं लगाया। आप इसको चाहो तो पहले भी डिवाइड कर सकते थे, ये 28/8 लिखा है, कोई दिक्कत है। इस बड़े का एरिया निकाल दिया, छोटे एरिया के साथ वो समरूप होगा। हुआ कैसे, ये 90 था। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ गए। कोई परेशानी हो किसी को, कोई दिक्कत है, कोई बुखार उखार सर्दी जुकाम कुछ आ रहा हो, डर लग रहा हो देख के क्वेश्चन में, ऐसा तो कुछ है नहीं, इतना हम पढ़ चुके हैं अच्छे क्वेश्चंस को कि अब आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि दिए गए चित्र में बड़े वर्ग की भुजा 15, ये बड़े वर्ग की भुजा 15, अच्छा छोटे की 9 है, ठीक है। लार्जर स्क्वायर की साइड 15 है, स्मॉलर की 9 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो एरिया आएगा हाफ बेस इनटू हाइट करने से या फिर सिमिलरिटी लगाने से। दो तरीके हैं, मतलब या तो हमें इसका आधार और ऊंचाई मिल जाए तो एरिया आ जाएगा, या ये ट्राइंगल जिस ट्राइंगल के सिमिलर है उसका एरिया मिल जाए, ये त्रिभुज जिसके समरूप है उसका एरिया मिल जाए। तो यहाँ पे यदि देखो तो ये ट्राइंगल का एरिया तो निकालना है, लेकिन ये वाला ट्राइंगल जो है ये 90 है और ये बढ़ा 90 है, ठीक है। तो सिमिलरिटी तो कहीं ना कहीं यहां लगेगी। बड़े वाली की ये वाली साइड कितनी है 15 है, ठीक है, तो ये वाली साइड भी 15 ही होगी, उसमें क्या दिक्कत है। और छोटे वाले वर्ग की भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले वर्ग की भुजा कितनी है 9 है, छोटे वाले वर्ग की भुजा जो है वो 9 है। ये आपको दिया हुआ है, बड़े वाले की साइड कितनी है 15 है, छोटे वाले की कितनी है 9 है। तो एक चीज तो मुझे पता चल गई यहां से, ये तो मुझे मिल जाएगा,
ये मुझे मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन तो मुझे मिल जाएगा जब मैं सिमिलरिटी लगाऊंगा। अभी ध्यान से, ये वाला तो मुझे मिल जाएगा। फिर मुझे निकालना होगा ये हाइट इसकी, मुझे इसका बेस और हाइट चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। तो ध्यान दो, मैं इसमें और इसमें सिमिलरिटी लगा रहा हूं, मैं इसमें और इसमें सिमिलरिटी लगा रहा हूं। ये वाली लेंथ मुझे पता है कि कितनी है, 15 है। ये वाली लेंथ मुझे पता है कि कितनी है, 90। ये ट्राइंगल, ये थीटा है, ये 90 है, ठीक है। और ये वाला एंगल यदि अल्फा है तो ये अल्फा है। मतलब जो बड़ा ट्राइंगल है, यदि इसको मैं ए बी और सी दे दूं, तो जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी और जो छोटा ट्राइंगल है सी डी ई, ये समरूप हैं। समरूप हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो मतलब इसमें अल्फा के सामने 9 है और यहाँ पूरा आएगा, मतलब 9 और 15 को जोड़ोगे तो 24। तो रेशियो 3 और 8 आएगा। रेशियो कितना आएगा, 3 और 8 आएगा। इस बात को समझना, मतलब ये वाला जो रेशियो है ये भी कितना होगा, 3, और ये कितना होगा, 8। ये वाला रेशियो 3 और 8 होगा। ये बात समझ पा रहे हैं, ये रेशियो 3 और 8 रेशियो बनेगा। तो ये रेशियो पे अभी हम बात करते हैं केवल, अभी हम बात करते हैं केवल रेशियो पे। हाँ, तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि ये वाला हिस्सा जो है यहां से यहां तक का हिस्सा, ये वाला हिस्सा मुझे पता चल गया कि 3 यूनिट है। और ये ऊपर वाला पूरा, ये पूरा हिस्सा मुझे पता चल गया कि ये 8 यूनिट है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मेरा 5 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट और 8 यूनिट, तो ये मेरा 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल दूंगा। 8 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15/8, और 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो 15/8 × 5, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल दी, तो वो मैं निकाल दूंगा, तो 5 यूनिट आ गया। अब इसके बाद मुझे हाइट चाहिए, ठीक है। तो यहां तक समझ आया है। मैं जल्दी से एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूं। ये एंगल यदि अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये थीटा कॉमन हो गया, ये 90 है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कितनी है, 9 है, और इसकी ये पूरी कितनी है, 15 है। तो 15 और 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 15 और 9 हमने जोड़ दिया, या आप चाहो तो आप पहले ही रेशियो लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हिस्सा 15 है, ये हिस्सा 9 है, तो 3 से काटोगे तो 3 और 5 आएगा। तो ये हिस्सा मेरा 3 हो गया और ये पूरा हिस्सा मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ये वाला हिस्सा 3 होगा और ये वाला हिस्सा 8 होगा। तो ये वाला हिस्सा मेरा कितना आ गया, 5। यहां तक तो समझ आया ना। अब 8 यूनिट बड़े वर्ग की भुजा है और बड़े वर्ग की भुजा 15 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 15/8 गुणित 5, मतलब 75/8। ये मुझे इस सैडेड पोर्शन का बेस मिल गया, सैडेड पोर्शन का बेस मिल गया। यहां तक आपको समझ आ गया होगा सैडेड पोर्शन का बेस क्या है आपका, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब बात ये कि सैडेड पोर्शन की हाइट चाहिए। हाइट मतलब ये, हाइट मतलब ये जो परपेंडिकुलर खींचोगे, हाइट मतलब ये जो परपेंडिकुलर खींचेंगे ये चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल समरूप हैं। अब आप बिल्कुल उसमें यार, मतलब बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों तरफ समरूप हैं। ये वही फिगर बन रहा है जो इतना बार पढ़ा, 50 बार पढ़ लिया, ये वही तो बन रहा है। आप देखो जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं। तो समरूप यदि ट्राइंगल हैं, तो कोई दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं, तो उनकी सभी करेस्पॉन्डिंग के रेशियो बराबर होते हैं। उनकी सभी करेस्पॉन्डिंग के रेशियो क्या होते हैं, बराबर। और हमें इसकी ये हाइट चाहिए है, हमें इसकी ये हाइट चाहिए। मतलब इसकी हाइट यदि h1 है और हमने यहां भी परपेंडिकुलर खींच दिया तो इसकी हाइट h2 है, तो सभी करेस्पॉन्डिंग के रेशियो बराबर ही होते हैं। तो इनकी हाइट के रेशियो भी बराबर होंगे, h1/h2 बराबर होगा इनकी साइड के। देखो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये है जो कि 5 यूनिट आई थी, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये है जो कि 8 यूनिट आई है। तो ये बराबर होगा 5/8 के। मतलब ये वाला जो रेशियो मिल जाएगा ना, ये वाला रेशियो मुझे 8 और 5 मिल गया।
ये वाला रेशियो मुझे कितना मिल गया, 8 और 5 मिल गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मुझे पता है कि ये 15 है, ये क्वेश्चन में दे रखी है। और अब इस 15 में से मुझे 5 यूनिट निकालना है, तो 15 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा टोटल 13 से, मतलब टोटल 8 5 13 यूनिट की वैल्यू 15 है। 5 यूनिट निकालना है तो 15 को डिवाइड करूंगा 13 से मल्टीप्लाई करूंगा 5, तो 75/13 आ गया। तो आपको इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बेस दोनों मिल गया। एरिया होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ऊपर 5 का स्क्वायर 25, 7 या 8 56, 56 25/208 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए। तो करीब 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन हमने सिमिलरिटी पे कर लिए, चीज़ें आपको समझा दी सिखा दी। अच्छे सारे क्वेश्चन जैसे भी थे जिस लेवल पे भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो इस सेशन को फिर ऐसे ही छोटा सा रहने देते हैं 40-45 मिनट का, और नेक्स्ट एक सेशन में फिर हम कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आप कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता को पढ़िएगा और उसके बाद फिर हम सर्किल को स्टार्ट करेंगे। क्लियर, थैंक यू।